शिवम, अरे आ भी जाओ ना यार। क्या हो गया तुम्हारी आंखों को? आज पता नहीं क्या हुआ। रुको, तुम यह सेहरा लगा के देखो। शिवम की आंखें लाल थी और वह भी शेरवानी पहने हुए, आंखों में जैसे समंदर को थाम रहा था। सॉरी बेटा, तुम्हें परेशान किया। वो क्या है कि रोनित की कद-काठी हमारे घर में और किसी से मैच नहीं करती, इसलिए तुम्हें यहाँ पर लाना पड़ा। सुरभि बहुत लकी है जो उसे तुम्हारे जैसा दोस्त मिला, वरना इतनी जिम्मेदारियां कौन सा दोस्त संभालता है। सुरभि की मां ने शिवम की पीठ थपथपाते हुए कहा। शिवम ने आज तक जिसके सपने देखे वह सुरभि ही थी। आंखें खोलकर भी जिसे देखना चाहा, हमेशा जिसे नजरों में बसाया, वह भी सुरभि ही थी। लेकिन आज वह सुरभि के लिए एक पुतला बनकर खड़ा था, क्योंकि उसकी बॉडी का शेप सुरभि के होने वाले एनआरआई पति रोनित की बॉडी से मिलता जुलता है। सच में पूरे दूल्हे लग रहे हो। चलो इसी बात पर एक सेल्फी हो जाए। सुरभि शिवम के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली। एक आंख बंद कर नाक फुला और जीभ को लंबा बाहर निकाल उसने सेल्फी ली। उसकी इस हरकत पर दीवारें भी मुस्कुरा उठी, पर शिवम जस का तस बना हुआ था। रोनित इसमें अच्छा लगेगा ना? शिवम ने सेल्फी की जगह रोनित की कल्पना करते हुए सुरभि बोली। शिवम की आवाज कँपा रही थी, जैसे आज वह बोल नहीं पाएगा। उसने जैसे तैसे संभालते हुए बोला, बहुत अच्छी लगेगी। सुरभि को शिवम की आवाज कुछ अजीब सी लगी। उसने पूछ लिया, आंखों में ज्यादा दर्द हो रहा है? देखो ये कितनी लाल हो गई है। शिवम ने बस हाँ में गर्दन हिलाई और आंसू की बूंद लुढ़क गई। चलो जल्दी से कपड़े चेंज कर लो, मैं यहीं पैक करवा लेती हूँ और नहीं देखेंगे चाहे रोहित को पसंद आए या नहीं। सुरभि एक सांस में ही बोल गई। कपड़े बदलकर वह आंख धोने के लिए वॉशरूम आ गया। उसकी आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। पानी को हथेलियों में भरकर जैसे ही आंख में डाल रहा था, अतीत की हर खट्टी मीठी याद उसके आंसुओं में झड़ रही थी। 5 साल पहले वो इसी घर में आया था किराए पर रहने के लिए। उसका सपना था आईआईटी में जाना, पर सभी इतने किस्मत वाले नहीं होते कि जो चाहे वो मिल जाए। पर एक नया परिवार मिला, वो क्या कम था। उसे याद आ रहा था जब रूम लेते वक्त उसे घर के रूल समझाए जा रहे थे। तब बीच में सुरभि बोल पड़ी थी, पोछा लगाने के बाद जब तक सूख न जाए तब तक जमीन पर पाँव रखना मना है। तब वहाँ सभी ने बताया था कि ये काम एक ही करती है और कोई उसे खराब नहीं कर सकता। ऐसी ही थी सुरभि। कमरे को देखते ही उसकी शक्ल बिगड़ने लगती थी। फोटो को बर्बाद करने में उसे पीएचडी हासिल थी, पर कुछ भी कहो वो जितनी शक्ल बिगाड़ती उतनी ही प्यारी और मासूम सी लगती थी। पानी की हर बूंद के साथ हर वो लम्हा शिवम को याद आ रहा था जो उस 1 साल में सुरभि के साथ बीता था। खुद की पतंग कटने पर भी वो काटा, चिल्लाना, सुबह ब्रश करने के बाद आंखें भेंगी करके जीभ साफ करना, जब क्रिकेट मैच आने पर उसका फेवरेट टीवी सीरियल नहीं देख पाती थी तब बोलती थी आज इंडिया पक्का हारेगी। जब सचमुच इंडिया हार जाती फिर उन सभी भाई बहनों में इतनी ठंड थी कि सुरभि को रोकर ही सोना पड़ता। जब शिवम के ज्यादा पढ़ने और उसके बिल्कुल नहीं पढ़ने पर घर वाले ताना मारते तो बोला करती, शिवम इतना मत पढ़ा कर, ज्यादा पढ़ने से दिमाग खराब हो जाता है। उसे इडली खाने का तगड़ा चस्का था, पर बनाना कुछ नहीं आता था, इसलिए अक्सर अपनी बड़ी बहन के कपड़े भी धोती थी। ये सब बातें शिवम ने उस वक्त कभी नोटिस ही नहीं की, पर जब आईआईटी प्रवेश परीक्षा में पास नहीं हुआ तो उसने बीएससी करना तय किया। तो उन 3 वर्षों में उसने महसूस किया कि उसे कोई लड़की कभी पसंद आ ही नहीं सकती है, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी लड़की सुरभि जितनी खूबसूरत नहीं है, उसके जितनी मासूम नहीं है, और दिल जितना सुरभि का सुंदर है उतना तो किसी का हो ही नहीं सकता। शायद यही हर लड़के के साथ होता होगा जब वो प्यार में होता है। सुरभि के घर वाले बड़े मिलनसार थे।
छोटे बड़े फंक्शन में शिवम को याद करना नहीं भूलते थे। शिवम भी हर बार उनका दिल रखता था। अब तो धीरे धीरे सुरभि को भी दिल में रखने लगा था। पिछले साल शिवम का बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर में चयन हुआ तो किस्मत से वो एक बार फिर अपने सपनों की शहजादी से मिल गया। एक बार फिर शिवम उनके घर पेइंग गेस्ट था। तब सुरभि की बड़ी बहन स्वाति की शादी थी और अपनी नई नौकरी की परवाह न कर शादी की जिम्मेदारियां संभाल कर शिवम ने भी सुरभि के परिवार वालों के दिल में खासी जगह बना ली थी। सुरभि का छोटा भाई निर्देश भी शिवम की देखरेख में पढ़ने लगा। इस एक साल में शिवम के दिल में सुरभि की जगह कुछ ज्यादा ही हो गई थी। सुरभि की सगाई जब से हुई तब से शिवम के दिल में एक खौफ सा रहता था। कहे भी तो कैसे, सुरभि की माँ बेटा बोलती थी उसे और सुरभि के पापा तो निर्देश से ज्यादा शिवम पर भरोसा करते थे। सुरभि भी तो शिवम को अपना बेस्ट फ्रेंड मानती थी। पिछले महीने जब से सुरभि की सगाई हुई तब से शिवम की जिंदगी आंसुओं की ऐसी दास्तान बन गई जो शिवम के अलावा किसी ने नहीं सुनी। सब आंसू धो डाले और दिल को कड़ा करके शिवम मुंह पोंछकर फिर से अभिनय करने को तैयार हो गया। उसने सारे सामान को कुली की तरह उठाकर गाड़ी में रखा, फिर उन्हें घर लाकर चुपचाप अपने कमरे में चला गया। मन बहलाने के लिए उसने व्हाट्सएप स्टेटस देखने शुरू किए। किसी ने राधा कृष्ण टीवी सीरियल की क्लिप स्टेटस लगा रखी थी जिसमें भगवान कृष्ण बोल रहे थे, जब तक कोई अपने प्रेम को पाने के लिए अपने संपूर्ण प्रयास नहीं करता है तब तक मैं स्वयं भी उसकी मदद नहीं करता हूँ। मैं उन्हीं की मदद करता हूँ जो खुद की मदद खुद करते हैं। शायद अभिनय का जादू था या कुछ और। शिवम ने यह क्लिप बार बार देखी। उसे यह सचमुच भगवान की वाणी सी महसूस हुई। उसने तय किया वह अपने प्यार को इतनी आसानी से न जाने देगा। अपनी हर संभव कोशिश करेगा, वह भी इतनी कि भगवान को भी साथ देना पड़े। आज वो सुरभि को अपने दिल की बात हर हाल में कहेगा, चाहे अंजाम जो भी हो, ऐसा उसने निश्चय किया। इस बात के रोमांच ने शिवम का सारा दुख भुला दिया। अब उसका ध्यान केवल इतना ही था कि कैसे वह उसको अपने दिल की बात बताएगा। सुरभि रात को खाने के लिए बुलाने के लिए आई। इसी बहाने सुरभि ने आंखों के हाल के बारे में भी पूछा तो बातों बातों में उसने सुरभि को कहा, अच्छा सुन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। सुरभि, बोलो। शिवम, वो क्या है कि मुझे तुम्हें ये बताना था। मैं भूखा हूँ। खाना खा के बात करें। शायद सिट्टी पिट्टी गुम होना इसे ही कहते हैं। कुछ बातें दिल में रहने की इतनी आदी हो जाती कि जुबान तक आना ही नहीं चाहती। सुरभि की मम्मी को भी कुछ अजीब सा लगा, क्योंकि फरवरी में ना तो इतनी गर्मी होती है कि कोई पसीना आए और ना ही इतनी सर्दी होती है कि किसी को कंपकपी छूटे। शिवम के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा था। उसकी जुबान में कंपकपी छूट रही थी, पर माथे से पसीना बह रहा था। फिर से श्री कृष्ण की वाणी को मन ही मन दोहराकर वापस कमरे की तरफ जाते हुए उसने सुरभि को आवाज लगाई। जब सुरभि बाहर आई तो एक बार फिर शिवम की कंपकपी शुरू हो चुकी थी, पर इस बार वह निश्चय पर दृढ़ था। सुरभि, मर्ज भी तुम हो, मलहम भी तुम हो। मैंने सुना है हमारा मन उपजाऊ मिट्टी सा होता है और भावनाएं बीज की तरह। आज तक मैंने दिल में कुछ नहीं छिपाया। जो दिल में होता है वही मेरी जुबान पर होता है। बस एक बात छिप गया। इस दिल में तेरे प्यार के बीज दबा गया। उन बीजों को आंसुओं से सींचकर मैंने वृक्ष बना दिया है। बहुत बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। जब से तुम्हारी सगाई हुई है तब से मेरी आंखों में नींद नहीं, आंसू ही आ रहे हैं। मुझे लगता था कि तुम्हारी यादों के सहारे जी लूँगा, पर अब पता चल गया है कि तुम्हारे बिना मैं नहीं जी पाऊँगा। इतनी दूर जा रही हो कि कभी देख भी ना पाऊँ।
कहते कहते शिवम रो पड़ा था। सुरभि बेहद समझदार और सुलझी हुई लड़की थी। उसने कहा, शिवम, मैंने तुम्हें हमेशा सबसे अच्छा दोस्त समझा। तुम्हें लेकर मेरे मन में ऐसे विचार ना पहले थे और ना ही अब हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी का ये फैसला अपने पापा को दे रखा था, पर तुम तो प्यार करते थे ना, तुम्हें बताना चाहिए था अपने परिवार को, मेरे परिवार को। शायद तुम्हारी चाहत, सबकी मर्जी, खुशी बन जाती। शादी करके अपनों से इतनी दूर हो जाऊंगी, सोचकर ही मन घबराता है। अगर रोनित की जगह पापा तुम्हें चुनते तो और भी खुशी होती मुझे, पर अब 5 दिन बाद मेरी शादी है, कार्ड बट गए हैं, कितनी रस्में निभाई जा चुकी है। अब तुम्हें ये सब बताना ही नहीं चाहिए था। अब एक दुख हमेशा रहेगा कि मैंने अपने सबसे अच्छे और सच्चे दोस्त को रुलाया है। सच बताऊं तो मैं प्यार, लव मैरिज इन सब को समझती ही नहीं। बस इतना समझ सकती हूँ कि तुम्हारी आंखों में आंसू मेरी वजह से तो कभी नहीं होने चाहिए। सुरभि जितना समझा सकती थी उतना उसने समझाया, पर टूटे दिल को कब चैन आता है। शिवम ने रोनित के नंबर लिए, फेसबुक अकाउंट में भी जुड़ा, रोनित के ब्लॉग भी पढ़े जो बड़े गहरे प्यार की भावनाओं से भरे हुए थे। रोनित के ब्लॉग पर उसकी हर कविताओं और कहानियों पर अपनी तरफ से जवाब दिए, जो शायद उसके टूटे दिल की गवाही थे। रोनित ने सुरभि से भी शिवम के बारे में सुन रखा था, इसलिए उसने अच्छा रिस्पॉन्स दिया। फाइनली 2 दिन में व्हाट्सएप से वीडियो कॉल भी उन दोनों ने की, पर शिवम इतनी हिम्मत नहीं कर पाया कि रोनित को सब सच बता सके, क्योंकि पूरे खानदान के संबंध बिगड़ जाते। बस अंत में उसने राधा कृष्ण सीरियल की वह छोटी सी क्लिप शिवम ने रोनित को भेज दी। मैं इसे दिन में कम से कम 10 बार देखता हूँ, तुम भी देखना। मैसेज को भेजते हुए शिवम यही सोच रहा था कि अगर 2 परिवारों के आंखों के आंसू मेरी खुशी की वजह है, तो मुझे जिंदगी भर रोना मंजूर है। मेरे जो बस में था वो मैंने किया। अब मैं उस परिवार की इज्जत को दांव पे नहीं लगा सकता जिसने मुझे सबसे ज्यादा इज्जत दी है। कान्हा, मेरे बस में अब कुछ भी नहीं, क्योंकि इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं करूँगा। तब मेरा प्यार दूषित होकर स्वार्थ बन जाएगा। इस दिल को सुरभि के लिए धड़कना है, इस मन को सुरभि के लिए तड़पना है। शायद इन आँखों को अब सुरभि के नाम के आंसू ही बहाने हैं। कान्हा, अब मेरे बस में कुछ भी नहीं सिवाय सुरभि को प्यार करने के। अब सब तेरे हवाले। शादी वाला दिन सुरभि के पिता ब्रिजमोहन जी ने अपने जिंदगी भर की कमाई अपनी बेटी की शादी में लगा दी थी। कहीं आवभगत में कोई कमी ना रह जाए, इसलिए सबको संभाल रहे थे। एक पिता सबसे ज्यादा विनम्र तब होते हैं जब उनकी बेटी की शादी होती है। एक पिता हमेशा दीवार से मजबूत दिखते हैं, हमेशा सख्त लगते हैं, पर उनकी आंखों से भी आंसू झरते हैं जब उनकी बेटी की विदाई होती है। रोनित के परिवार और बारातियों को भी एक होटल में ठहराया गया था। वहाँ जब ब्रिजमोहन जी सबको सुख सुविधाओं के लिए पूछने गए तो वहाँ का माहौल बड़ा ही अजीब लगा, जैसे उनसे कुछ छिपाया जा रहा है। उधर दूसरी तरफ शिवम ने भी शादी की ज्यादातर जिम्मेदारियां संभाल रखी थी। मेहमानों की आवभगत से लेकर हर छोटा बड़ा काम वह देख रहा था, जैसे कोई वेडिंग प्लानर हो। एक काला बड़ा चश्मा, बहते आंसू, झूठी सी मुस्कान, आँख खराब होने का बहाना उसके साथी थे। सुरभि को भले ही प्यार न था, पर अपने दोस्त की ऐसी हालत उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। शायद उसके हिस्से के कुछ आंसू वो अपनी आँख से भी गिरा रही थी, ताकि शिवम को बार बार आँख खराब होने का बहाना ना करना पड़े। हालांकि सुरभि के आंसुओं के पास बहाना भी था, इसलिए आंसुओं को बहना भी था, पर उन आंसुओं पर विदाई की नहीं,
शिवम के प्यार की मोहर लगी थी। इधर होटल में रोनित के पापा देवी प्रसाद जी ब्रिजमोहन जी के सामने हाथ जोड़े खड़े थे। ब्रिजमोहन जी की हालत ऐसी थी जैसे काटो तो खून नहीं। रोनित की आंखों में आंसू बह रहे थे और वो ब्रिजमोहन जी के पांव पकड़कर माफी मांग रहा था। ब्रिजमोहन जी ने जैसे तैसे खुद को संभाल कर शिवम को फोन कर तुरंत होटल बुलाया। शिवम जल्दी आने के लिए बाइक लेकर आया। ब्रिजमोहन जी के चेहरे पर आंसू देखकर पूछ बैठा, अंकल सब ठीक तो है ना? आपकी आंखों में आंसू कैसे? हेलमेट पहनने के लिए जैसे ही शिवम ने चश्मा उतारा तो उसकी आंखों को देखकर ब्रिजमोहन जी भी पूछ बैठे, तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे? मेरी तो आंख खराब है, शिवम ने रटी रटाई लाइन बोली। और मेरी किस्मत, ब्रिजमोहन जी ने आंसू पोंछते हुए जवाब दिया। ब्रिजमोहन जी आधे घंटे तक कमरे को बंद कर सुरभि और उसकी माँ से बात करते रहे। ब्रिजमोहन जी जब बाहर आए तो उनके चेहरे पर सुकून था। उन्होंने शिवम से कहा, बेटा मुझे वापस होटल छोड़ दे और हाँ, जो टेलर को शेरवानी फिटिंग के लिए दी थी वो भी शाम को होटल ले आना। बाद में जिस तरह का माहौल था शिवम कुछ पूछ भी नहीं पाया। शाम को शिवम के भी मम्मी पापा आने वाले थे। जब उनको लेने गया तो मिनी बस को देखकर थोड़ा हैरान हो गया। कमाल है, आप ताऊ जीजा चाचा बुआ सारी फैमिली को ले आए, किसी को नहीं छोड़ा। शिवम की मम्मी ने हंसते हुए जवाब दिया, रनत भौर का फैमिली टूर था, सोचा थोड़े राशन के पैसे बचा ले इसलिए आ गए सब के सब। वैसे भी तू शादी में काम कर कर के कितना दुबला हो गया है, इतना हक तो हमारा बनता ही है। शिवम का परिवार बहुत ही मिलनसार स्वभाव का था। वे लोग कहीं भी जाए महफिलें जमा लेते थे। ऐसा ही कुछ सुरभि की शादी में भी उन्होंने कर दिया। इधर शिवम जल्दी में टेलर से शेरवानी लेकर होटल पहुंचा। वहां उसने देखा रोनित पहले ही शेरवानी में ही था। ये अमेरिका से लाए थे? शिवम ने पूछा। हाँ, रोनित ने शीशे में निहारते हुए कहा। शिवम ने रोनित के कंधे पर हाथ रख के कहा, ये जज तो बहुत रही, पर तुम्हें पहननी तो वही पड़ेगी जो मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। रोनित ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तुम्हें ही पहननी है। शिवम आंसू छिपाते हुए, नहीं मैं नहीं पहन सकता। रोनित ने अपने फ़ोन का व्हाट्सएप दिखाया जिसमें उसने इस शेरवानी में एक फ़ोटो सुरभि को भेजी थी। सुरभि को यह शेरवानी ज़्यादा पसंद आई और उसने इसी को पहनने के लिए कहा और पुरानी वाली शिवम को पहनने के लिए लिखा था। रोनित हंसते हुए बोला, देख लो क्या लिखा है मोहतरमा ने, आराम से ना पहने तो ज़बरदस्ती पहना देना और आपकी नहीं सुने तो फ़ोन पर मेरी बात करवा देना। अब पहननी तो पड़ेगी ही। शिवम ने हार कर चुपचाप ड्रेस पहनी। फिर रोनित की फैमिली को गाड़ियों में लेकर होटल से मैरिज गार्डन पहुंच गए। रोनित ने शिवम को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा, उसे अपने साथ रखा। लेकिन शिवम को तब बड़ा आश्चर्य हुआ जब मैरिज गार्डन में कुछ अजीब देखा। दो दो घोड़ियाँ, ये सब इंतजाम तो मैं ही संभाल रहा था, इतनी बड़ी गलती कैसे? रोनित ने तुरंत कहा, जब दूल्हे वाले कपड़े पहने ही हैं तो घोड़ी भी तो चढ़ना पड़ेगा। शिवम के समझ कुछ नहीं आया, ये सब क्या है? तभी शिवम की माँ ने शिवम के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आज मेरे बेटे की शादी जो है। शिवम का मुंह आश्चर्य से खुला ही रह गया। उसने बड़े असमंजस में पूछा, किसके साथ? मेरी मर्जी के बिना ही, एक आवाज़ पीछे से गूंजी। वो शिवम के पापा थे, तुम्हारी मर्जी से ही हो रहा है। ये कहते हुए शिवम के पापा ने सामने एक बड़ी सी एलईडी की तरफ इशारा किया जिसमें नाम लिखा था, सुरभि संग शिवम। फिर वो सब फोटोग्राफ्स भी आए जो उस दिन मॉल में शेरवानी खरीदते वक्त सुरभि ने शक्ल बिगाड़ कर लिए थे। शिवम को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब रोनित ने हाथ पकड़ा और कहा, शिवम मेरे भाई, कुछ चीज़ें पर हमारा वश नहीं होता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम कोशिश करना छोड़ दें।
एमा मेरी क्लासमेट, हम बेस्ट फ्रेंड से कुछ ज़्यादा थे। मैं काफ़ी पसंद करता था उसे। मुझे लगा कि मेरे ओवर ट्रेडिशनल परिवार में वह कभी फिट ही नहीं हो पाएगी और ना ही कभी पापा इस रिश्ते को स्वीकार कर पाएंगे। जो बात दिल में थी उसे दिल में ही दफन करने की ठान चुका था, पर वो बात निकली मेरी कलम से, मेरे गीतों से, मेरी शायरियों से। लोगों को लगता था कि मेरे ब्लॉग में सच्चे प्यार की महक है, और एमा शायद जानती भी थी कि ये सब उसी के लिए है। अपनी सब रचनाओं के इंग्लिश ट्रांसलेशन बस उसी के लिए किए। मैं जिंदगी भर इस गम में जीने के लिए खुद को तैयार कर चुका था कि जिस लड़की से इतना प्यार करता था, हर सांस में जिसे याद करता था, उसे कभी पता भी नहीं चलेगा कि मैं उसके बारे में क्या सोचता हूँ। फिर तुमसे पहचान हुई, तब लगा कि हमारी बॉडी शेप ही नहीं, सोच और समझ भी मिलती है, और हालात भी। तुम्हारी भेजी गई उस राधा कृष्ण के वीडियो क्लिप को देखकर लगा कि बहुत गलत कर रहा हूँ मैं। दिल में उपजी ये सुंदर भावनाएं शायद भगवान का सबसे खूबसूरत तोहफा है, जिसके कारण पूरी दुनिया ही खूबसूरत दिखने लगती है। और मैं पागल इन्हीं का गला घोटने चला था। एक कोशिश भी नहीं की। मैंने उस क्लिप को बार बार देखा, फिर एमा को अपनी दिल की बात बता ही दी। वो पगली भी मुझसे उतना ही प्यार करती थी जितना कि मैं। बस उस पगली के पास वो वीडियो नहीं पहुंचा था। मैंने अपने प्यार के लिए लड़ना तय किया। मेरी आवाज़ को मेरे दोस्त, मेरी बहन, यहाँ तक कि मेरी माँ ने भी दबाने की कोशिश की, पर आखिर में मैं पापा को यह समझाने में कामयाब हो ही गया कि मैं किसी और के साथ प्यार की कल्पना तक नहीं कर सकता। आपका एक सख्त फैसला जो झूठे अभिमान और शान के लिए लिया गया है, वो 3 जिंदगियों में आंसू भर देगा। पापा समझ गए। उन्होंने बृजमोहन जी को हाथ जोड़कर सब सच बताया। उन्होंने कहा कि मैं भी एक बेटी का बाप हूँ। सुरभि मेरी बेटी जैसी है। मैं नहीं चाहता कि सुरभि जिंदगी भर उस प्यार के लिए तरसे जिस पर उसका हक है। मैंने भी बृजमोहन जी से माफ़ी मांगी। पापा ने मेरे 2 कजिन्स को शादी के लिए तैयार किया, जिनको मेरी जगह शादी करने पर कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन इतने बड़े निर्णय को वे अकेले नहीं ले सकते थे। फिर बृजमोहन जी को तुम घर ले गए, जहाँ उन्होंने सुरभि से इस बारे में उन्होंने बात की। तुम जानते हो सुरभि ने क्या कहा? शिवम पूरे ध्यान से रोनित की बात सुन रहा था। क्या कहा सुरभि ने? सुरभि ने कहा, पापा, क्या मेरी शादी के लिए लड़का NRI होना ज़रूरी है? क्या मेरा किसी और से शादी करना आपके संस्कार के खिलाफ है? बृजमोहन जी, बेटा, तुम्हें कोई पसंद हो तो बताओ, तुम्हारी शादी उसी से होगी। सुरभि, हाँ, मुझे पसंद है। मुझे आप सब पसंद हो। मैं चाहती हूँ जब आपको खांसी भी आए तो फ़ोन पर हालचाल पूछने की बजाय दवाई देने खुद आ जाओ। मम्मा की बनाई दिवाली की मिठाई भी सबसे पहले मैं चख के बताऊं। मैं आपसे इतना दूर जाना नहीं चाहती। पापा, आप जानते हो ये शिवम है ना, बहुत प्यार करता है मुझसे, शायद उतना ही जितना आप करते हो। जब से मेरी इंगेजमेंट हुई है तब से उसने रो रो कर अपनी आंखें खराब कर ली है। वो अपने दिल पर पत्थर रख सकता है, वो खुद की ज़िंदगी नर्क बना सकता है, वो आंखें खराब भी कर सकता है, पर मेरी शादी के मौके पर ऐसी बात आपके सामने करके अपना मूड खराब नहीं कर सकता है। शायद मुझे इतना प्यार करने वाला, आपकी इतनी इज्जत करने वाला कोई और लड़का नहीं मिलेगा। किसी अनजान के साथ इस बंधन में बंधने से अच्छा है मैं शिवम से शादी करूं। फिर क्या था, सुरभि के मम्मी पापा दोनों राजी हो गए। उन्होंने तुरंत तुम्हारे घर फ़ोन किया। कान्हा की कृपा देखो, तुम्हारे घर वाले ने बिना कोई सवाल किए सुरभि की बात तुरंत मान ली, और सुरभि और तुम्हारे घर वालों ने मिलकर आगे सब प्लान किया। रोनित ने शिवम को सब सच सच बता दिया। मतलब वो व्हाट्सएप के मैसेज वगैरह सब प्लान था। शिवम की आंखों से अब खुशी के आंसू बह निकले थे। रोनित ने कान पकड़ते हुए कहा,
वो सुरभि का प्लान था। शिवम ने चौंकते हुए, पर तुम दूल्हे के वेश में? शादी तो मेरी है ना? यह सुनकर तो रोनित मुस्कुरा दिया। मेरी भी है, एमा के साथ। बृजमोहन जी जब वापस आए थे ना तुम्हारे साथ, तो उन्होंने कहा कि सुरभि की शादी भी होगी और रोनित की भी, पर सुरभि की शादी शिवम के साथ होगी और रोनित यानी कि मेरी शादी एमा के साथ होगी। उन्होंने पापा से पूछा, अगर आपको आपत्ति नहीं हो तो क्या मैं एमा का कन्यादान कर सकता हूँ? पापा और मैं कुछ बोल ही नहीं पाए, बस उनसे गले लग के रो लिए। शिवम, तुम एमा को लेकर आए थे? रोनित आंसू पोंछते हुए, जिस तरह से सुरभि की शादी में सारी जिम्मेदारियां तुम उठा रहे थे, ठीक उसी तरह मेरी शादी में सब जिम्मेदारियां वही संभाल रही थी। शिवम के चेहरे पर काफी दिनों बाद मुस्कुराहट दिखी। यार, वो तो मेरी ही बहन निकली। ठीक है साले साहब, अब मुंह धोकर तैयार होकर आ जाए, वरना शादी के एल्बम का कबाड़ा हो जाएगा। शिवम का मन कर रहा था जैसे चिल्ला चिल्ला के भगवान को शुक्रिया कहे, पर उसने अपने दिल पे हाथ रखा और बस इतना ही कहा, थैंक्स कान्हा। शिवम ने बाथरूम में मुंह धोकर जैसे ही आईने में देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। आईने में श्री कृष्ण दिख रहे थे। शिवम कुछ भी नहीं बोल पाया, बस हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। शायद ये शिवम के अंतर्मन का ही कोई अक्ष था या कुछ और। इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। भगवान शिवम को देखकर मुस्कुराए और बोले, डरो मत, तुम खुद को ही देख रहे हो शिवम, और खुद को ही सुन रहे हो। जब इंसान अपने दिल की सुनने लगता है, मतलब वो मुझे सुनने लगता है। मुझे शिकायत है आजकल की पीढ़ी से, क्योंकि वो मुझसे शिकायत करती है कि भगवान हमें प्यार क्यों हुआ। जिस खूबसूरत भावना के लिए कृतज्ञतापूर्वक ध्यान कहना चाहिए, उसी के लिए शिकायत करते हैं। प्रेम से सुंदर कोई भाव नहीं, मुझे जानने का कोई दूजा मार्ग नहीं। अगर मुसीबत दी है तो तुम्हें काबिलियत भी दी है। एक बार प्रयास तो करो। तुम्हारा प्रेम अगर निर्दोष हुआ, तुम्हारा प्रयास अगर सच्चा हुआ, तो यकीनन मानो मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। खुद को बदकिस्मत बताना, मुझे कोसना, ये सिर्फ तुम्हारे मन की दुर्बलताएं हैं और कुछ नहीं। तुम्हें लग रहा होगा कि तुम्हारी कहानी कुछ ज़्यादा ही फिल्मी हो गई है। ऐसा हकीकत में कैसे हो सकता है? पर जब प्रेम निर्दोष हो और सच्चे मन से कोई प्रेम की राह पर चले, प्रेम को पाने का प्रयास करे, तब मैं खुद उसकी किस्मत में लिख देता हूँ मंजिल प्यार की। राधे राधे। शिवम ने जब हाथ जोड़कर राधे राधे कहा तो आईने में खुद को पाया। आज शिवम ने शायद सब पा लिया था, कुछ पाने की इच्छा नहीं बची थी। शिवम ने कोशिश की, बिना इस बात की चिंता किए कि वो सफल हो या असफल, बस सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ दिया और अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसी ही कहानी एमी और रोनित की भी थी। इस निर्दोष प्रेम को मंजिल दिलाने के लिए कभी कभी असफल असल में भी फिल्मों जैसा हो ही जाता है। तो तबीयत से कोशिश तो कर, तेरी किस्मत में मैं लिख दूँ मंजिल प्यार की। बस इतनी सी थी ये कहानी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। इस कहानी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।